इंडिया इंक का Q2। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द एसिड टेस्ट। ये Q2 वही एसिड टेस्ट था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिक्कत थी हमारे वैल्यूएशंस, हमारे भारतीय बाजारों के मूल्यांकन जो खासे स्ट्रेच्ड थे। उसको जस्टिफाई करने के लिए इंडिया इंक को अपने दूसरी तिमाही के प्रदर्शन में डिलीवर करना था। जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट उस पर खरा उतरना था, उसको आउट परफॉर्म ना भी करते तो चलता। और एक्सपेक्टेशंस थी ठंडी, और हमारे कॉर्पोरेट जगत ने उस ठंडी एक्सपेक्टेशंस पे भी डिलीवर करके नहीं दिया, खरे नहीं उतरे। हुआ क्या? वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड, ईपीएस जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो मार्केट किसी ना किसी चीज को समन्वय बिठाने के लिए चढ़ना या गिरना था। अब वैल्यूएशंस गिरने की बारी। निफ्टी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से ऑलरेडी 10% करेक्ट कर चुका है। यह सिर्फ इंडेक्स की कहानी है। उसके नीचे टटोलिएगा कई सारी सेक्टोरल पॉकेट्स, और उनमें बतेरों स्टॉक्स गजब धुनाई झेल रहे हैं। कई स्टॉक्स अपने हाई से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं, और इनमें से कई सारे नामचीन स्टॉक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो आज के शो में ये जो धड़ाम Q2 के एक्सीडेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं Q2 के अब तक रिजल्ट सीजन खत्म, रिजल्ट सीजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे चर्चा करूंगा। और ये Q2 जैसे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट करा था, अपने कई सारे एक्सीडेंट्स के लिए खास तौर पे जाना जा रहा है। उन गड़बड़ाते जानी मानी कंपनियों के नतीजे और उनके स्टॉक्स में जो लपक प्रेशर आया था उस पे बातचीत, और अब उन स्टॉक्स पे क्या रणनीति हो इस पर फोकस। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। इस बार का Q2 बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आप सब जानते हैं क्या क्या उसके चलते देखने को मिला। तो एक साथ इन दोनों महानुभावों से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जुड़िएगा और समझाइएगा क्या हो गया और अब करना क्या है। गौरांग सर, इसमें कोई शक नहीं कि Q2 एक ब्रीक पिक्चर प्रेजेंट करके गया। मार्जिन्स शायद कई जगह एक्सपेक्टेड था कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, दबाव आएगा, पर मार्जिन्स में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव, प्रॉफिटेबिलिटी पे तगड़े हिट्स और ईपीएस के तगड़े डाउनग्रेड्स। आपके केस में आपकी जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की टीम ने जब इन नतीजों का आकलन करा तो दरअसल Q2 की कैसी पिक्चर प्रेजेंट हो रही है और कितने एग्रेसिवली डाउनग्रेड्स आप लोग को करने पड़े। धन्यवाद आशीष, इस मंच आमंत्रित करने के लिए। आपको और राजेश जी को हमारा प्रणाम, और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरी तिमाही के नतीजों में ये जो धड़ाम Q2 के एक्सीडेंट का शीर्षक आपने इस कार्यक्रम को दिया है, तो अकस्मात तो हुए हैं, और मेरे ख्याल से जो आंकड़े आए वो कुछ क्षेत्र के कुछ कंपनी के उम्मीद से काफी नीचे आए। कुछ जगहों पर चिंता के प्रश्न चिन्ह बिल्कुल लगे लगे हुए हैं कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से मैनेजमेंट अपने कारोबार को संभालेगी और फिर से सकारात्मक आंकड़े लेकर के आएगी। लेकिन ये जो विचारधारा और जो भी राय हम शेयर्स के बारे में आने वाले जो समय बाकी है प्रोग्राम में उसमें हम देंगे, तो एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि दर्शक और निवेशक ये मान के न चले कि एकदम से आपको यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। कंपनी के कारोबार को लेकर के जो भी कंपनियों के बारे में आप चर्चा करेंगे और राय देंगे, भविष्य हमें सकारात्मक लग रहा है। मैनेजमेंट की टिप्पणियां थोड़ी चेतावनी वाली है, लेकिन आगे जाकर के परिवर्तन हो सकता है, ये हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। एकदम से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके इन सब कंपनियों में पैसे लगाए लंबी अवधि के लिए और परिवर्तन करें। आपका प्रश्न है क्या हमने कुछ कंपनियों के लक्ष्यांक में परिवर्तन किया है, तो हाँ, क्षेत्र के आधार पर कुछ कुछ कंपनियों में हमने परिवर्तन किया है, और टीम अभी भी काम कर रही है हमारी, जो बुनियादी तर्क के आधार पर रिसर्च रिपोर्ट बनाती है।
और आने वाले मगर इतने बड़े डाउनग्रेड्स नहीं है आशीष हमारे तरफ से। मैं ये कहना बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि लक्ष्यांक में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत चिंताजनक परिवर्तन हमने नहीं किए, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये कंपनी और मैनेजमेंट आगे जाकर के वो सब उपाय करेगी जिससे अपने कारोबार को सक्षम रूप से आगे बढ़ाया जाए। हाँ, भरोसा, ऑप्टिमिज्म ये नहीं रहा ना, तो बाजार में कमाई करना मुश्किल है। ये तो सच है। आ, एक हेडलाइन बीच में ग्रैब कर रही थी, लास्ट वीकेंड की कहानी है। किसी दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज का अपडेट इंडिया के रिजल्ट सीजन पे कि हमने 2/3 कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है। साल 2020 के बाद इतना बड़ा पहला डाउनग्रेड, तो उसने हेडलाइंस ग्रैब करा था। लेकिन देखिए ऑप्टिमिज्म, कोई ज्यादा मीनिंगफुल डाउनग्रेड्स है नहीं और अभी भी समय लग सकता है, लेकिन सब कुछ वापस पटरी पे आएगा और शायद बढ़िया मौके हो सकते हैं। यही मौके अभी टटोलेंगे। ये एक्सीडेंट जो हुए थे उनमें से ढूंढने की कोशिश होगी कहां पे दाव लगाना है। लेकिन राजेश सर, Q2 गड़बड़ा गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्या Q3 विल टर्न द टाइड, हालात पटरी पे आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई सारी कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज की तरफ से यह कहा गया कि मॉनसून था, हेवी मॉनसून था, फ्लडिंग थी, और थी, सही बात थी, तो Q2 में पेन आया होगा। कई सारे लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि सामने फेस्टिव डिमांड बढ़िया थी, मैरिज सीजन तगड़ा खड़ा हुआ है, तो Q2 के बाद Q3 की शायद तस्वीर वापस पलट जाए, वापस अच्छे दिन लौट आए। पर आप उस थ्योरी से कन्विंस्ड हो क्या, या ये पेन इज हेयर टू स्टे फॉर सम मोर टाइम? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गौरांग सर नमस्कार। अ, देखिए ऐसा नहीं है कि एक तिमाही के नतीजे खराब आ गए तो उससे सब कुछ खराब हो गया, ऐसा कहना सही नहीं होगा। और अभी जो आप 1 मिनट पहले कह रहे थे ना, किसी विदेशी ब्रोकर ने कहा कि मार्केट्स के बारे में, तो मैं आज ही आपकी सिस्टर चैनल जो सीएनबीसी टीवी 18 है उस पे देख रहा था, गोल्डमैन सैक्स की कमेंट्री आ रही थी कि इंडिया इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ डिकेड बट इज अ स्टोरी ऑफ अ सेंचुरी। तो आप एक पूरी सेंचुरी की स्टोरी पे बैठे हो जहां, और एक आध क्वार्टर में कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़े डाउनग्रेड्स की जरूरत है। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गए थे। दूसरे अगर आप देखो तो कई ऐसी कंपनियां जिसके कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है, सिर्फ खबरों के आधार पे पता नहीं क्या-क्या भाव देखने को मिल रहे थे, वहाँ करेक्शन हो रहा है। बट आपकी क्वालिटी ऑफ कंपनी अगर अच्छी है, आपने अच्छी कंपनियों में दांव लगाए हैं और ये जो गिरावट आई है इसको एक मौके की तरह लेते हैं एक लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप नुकसान में रहेंगे। थर्ड क्वार्टर में टाइट टर्न होगी कि नहीं होगी, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है, जैसा आपने कहा कि शादियों का सीज़न चालू होने वाला है। 34 दिन में 48 लाख शादियाँ हैं हिंदुस्तान में, जो कि रिपोर्टेड फिगर्स है, और भी ज़्यादा हो सकती है जो कि रिपोर्टेड नहीं हो। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंजम्पशन की एक काबियात सामने में खड़ी है, जहाँ पर कि चाहे वो ऑटो हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे एफएमसीजी हो, सबकी डिमांड निकल कर आएगी। फ्लड्स वगैरह पीछे छूट गए हैं। बस अब इंतज़ार है 2 चीज़ों का, एक महाराष्ट्र के इलेक्शन के जो नतीजे आएँगे उसको बाज़ार इंतज़ार कर रहा है। दूसरे अगर आप देखो तो आरबीआई का इंतज़ार कर रहा है, दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंकर्स ने रेट कट किए हैं, अच्छी कमेंट्री दी है। अब सिर्फ शतिकांता साहब का इंतज़ार है कि वो इस क्वार्टर में करेंगे या अगली बार करेंगे। वो आते ही मुझे लगता है हालात में सुधार नज़र आएँगे। और वैल्यूएशंस जो बहुत तगड़े हो गए थे, अब अगर आप देखो तो निफ्टी वगैरह की वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कहीं न कहीं बाइंग इमर्ज हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है, हालात वापस पटरी पे आएंगे। Q3 में किस हद तक, वो अलग बात। हाँ, थोड़ा सा आरबीआई का रेट कट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी टल गई है। इस बार के इन्फ्लेशन प्रिंट वाकई बहुत गड़बड़ा गया है। खैर, तब की तब देखी जाएगी। आइए अब, ये इंटरेस्टिंग है, 34 दिन में 48 लाख शादियां। मैं तो हमेशा अपने घर पे कहता शादी हॉल बनाएंगे। मैं आप दोनों के पास आऊंगा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लेकर, आप लोग इन्वेस्टी बन सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट, जो एक्चुअल स्टोरी है आज के शो की।
एक पहले इस रिजल्ट सीजन का एक्सीडेंट बना था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का जरा एक महीने का चार्ट पहले स्क्रीन पे रखिएगा। रिजल्ट्स आए थे 24 अक्टूबर को, ये वो दिन था। अगले दिन ये रिजल्ट्स मेरे ख्याल से आए और उसके बाद बाजार बंद होने के बाद के नंबर्स थे। 19% ये स्टॉक अगले दिन 19% निफ्टी का स्टॉक गिरा और उसके बाद से जब वो गिरा था अब तक वहां से रिकवर नहीं। कई सारे स्टॉक्स आएंगे जो रिकवरी कर चुके हैं, ये रिकवर ही नहीं करा। इनफैक्ट वहां से और ज्यादा पेन और ज्यादा दबाव के साथ कामकाज। क्या हुआ था रिजल्ट्स में? कासा बिगड़ा, एनआईएम्स और स्क्वीज हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में डिक्लाइन था, रिटर्न रेशियोज कमजोर हुए, एसेट क्वालिटी खराब हुई, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में खासी वीकनेस थी, ब्रोकरेज ने धड़ल्ले से ईपीएस कट्स करे। और ये नहीं है कि हालात पटरी पे जल्द आ जाएंगे, नियर टर्म चैलेंजेस हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एमएफआई का पेन कोई इस तरह से समझ नहीं पाया और ये पेन अभी लिंगर ऑन करेगा, यानी आने वाले क्वार्टर में भी आपको एमएफआईज का पेन जस का तस शायद नजर आए। और इनके लिए एक और चीज अवेटेड है, इनके एमडी और सीईओ के लिए आरबीआई का अप्रूवल अभी भी अवेटेड। खैर वो सब अपनी जगह। नतीजे वाकई खराब थे गौरांग सर इंडसइंड बैंक के, पर इसने अच्छी मार भी झेली। इंडसइंड बैंक पे आप लोग का जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में व्यू क्या बन रहा है? और अगर तेजी का है या फिर इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने का है तो बैंकिंग के निफ्टी 50 की हायरार्की में ये कौन से पायदान पे है? देखिए आशीष, इस बैंक के साथ और भी कई दुर्घटना हो चुकी है और आपको याद होगा 1100-1200 वाला 350-300 तक पहुंच गया था। और उस टाइम पे वो सेंटिमेंट ज्यादा वे कर गए थे इस पे। मैं वही बता रहा, मैं तुलना कर रहा हूं आशीष जी। ये अभी आप बता रहे थे पहली तिमाही दूसरी तिमाही के आंकड़े अभी इंडसइंड बैंक अगर आंकड़ों में अगर आप देखें तो फर्क इतना नहीं है। पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो इतना बड़ा फर्क नहीं है कि आपको इस प्रकार की गिरावट लाजमी हो देखना, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं तुलना कर रहा हूं इस आंकड़ों की परिस्थिति की और उस परिस्थिति की जहां पर ये 300-350 से फिर धीरे धीरे करके उभरा और फिर मेरे ख्याल से 1300-1400 तक गया और फिर वापस नीचे आया। तो ये 1025 के आसपास जहां पर कामकाज कर रहा है। पहली बात तो ये जो भी आंकड़ों को लेकर के निराशा थी अब दाम में आ चुकी है। क्या यहां से गिरावट और बढ़ सकती है? थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है। ज्यादा गिरावट आने की संभावना हमें बहुत कम लग रही है, यानी कि 1000 के नीचे के स्तर बहुत समय तक देखने मिले आपको और वहां से और नीचे के स्तर देखने मिले, उसकी संभावना हमें कम लग रही है। खरीदारी की राय हमारी रही है इंडसइंड बैंक में काफी लंबे समय से। 1650 का लक्ष्यांक हमने रखा है, बहुत ही एग्रेसिव लक्ष्यांक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस स्तर पर कामकाज रहा है वहां से 1650 अगर आप प्रतिशत में देखें तो अच्छा खासा रिटर्न आपको खड़ा करके देगा। क्या इसकी सूचकांक में श्रेणी है? तो सूचकांक के हिसाब से अगर आप हमें पूछे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और फिर इंडसइंड बैंक। और कोटक बैंक भी ऐसा बैंक है जिसके नतीजे उत्साहजनक नहीं थे और इसने भी अपनी मार झेली है बाजार में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, हालांकि कोटक का नाम सूची में नहीं है, लेकिन कहना अनिवार्य होगा मेरे लिए कि दोनों पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। और कोटक मेंशन में मैंने सोचा था शो में रखने का, पर कोटक को मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था कि आरबीआई की गाज गिरी हुई है उसके ऊपर और इसीलिए रिजल्ट्स ज्यादा सबड्यूड थे। खैर ठीक है, इसमें हायरार्की इसलिए पूछ रहा था, लिस्ट इसलिए जानना चाहता था कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है। इंडसइंड बैंक तगड़ा गिर गया इसीलिए खरीदारी करने का मन और एग्रेसिव टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, पर हायरार्की में बाकी प्लेयर्स निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक्स के ऊपर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एशियन पेंट्स अगला स्टॉक। एक और एक्सीडेंट था इस Q2 का। हाल में नतीजे गए सामने। 9 नवंबर को रिजल्ट्स आए। 9 नवंबर था सैटरडे, क्योंकि वीकेंड पे नंबर्स आए। उसके बाद जब मंडे को खुला ये स्टॉक 8% गिरा और उसके बाद इवन मंगलवार को 3% का और दबाव था। तो 2 दिनों में 10-11% गिर गया अपने उन कमजोर नंबर्स पे। पहले दिन रिजल्ट्स पे रिएक्शन था, दूसरे दिन कमेंट्री पे रिएक्शन था, वो भी खराब आया। हुआ क्या था? एशियन पेंट जैसी कंपनी से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वॉल्यूम डीग्रोथ, वॉल्यूम डिक्लाइन आए, और स्ट्रीट क्या मान रहा था? 6 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ। 0.5% वॉल्यूम गिर गए एशियन पेंट्स के Q2 में। और ये जब हुआ
तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि चलो मार्जिन्स डिफेंड करें हो, वॉल्यूम्स इस तरह से गिरे और मार्जिन्स में 500 बेसिस पॉइंट 5% का कट, तो ना मार्जिन संभले ना साथ में वॉल्यूम संभले। और मेरे ख्याल से थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर हो गया है एशियन पेंट्स के अंडर परफॉर्मेंस का रिजल्ट्स में। और जो कमेंट्री आई थी बहुत गार्डेड, बहुत कॉशियस, और मैनेजमेंट नियर टर्म डिमांड को लेकर लेस ऑप्टिमिस्टिक। तो ये सिर्फ बारिश, फ्लडिंग ऐसा नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसी के कुछ पीयर्स ने 6-6%, 8-8% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करके दिखाया है। तो किसी प्लेयर की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी शायद इन नतीजों में छुपी हुई है। तो स्ट्रक्चरली पेंट सेक्टर में बदलाव है, वो नंबर चीख चीख के कह रहे हैं। राजेश सर, जब ये स्टॉक्स पे पिक मांगी थी मैंने, तो आपका उस पिक्स में एशियन पेंट नदारत था, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई हम रिटेल का तो ये मानना था हमेशा से कमा के दिया है, हर गिरावट में भर लो, ये ब्लू चिप कमा के देता है। इस बार वो लिस्ट में शुमार क्यों नहीं है? क्या डायनेमिक्स वाकई बदल रहे हैं जिसको लेकर आप थोड़े से कॉशियस हो गए, या कोई और बात है? देखिए, मुझे लगता है इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदल रहे हैं। पहले तो एशियन पेंट्स पे आऊं तो 48% की बॉटम लाइन में ड्रॉप एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से क्रूड $80 के नीचे चल रहा है। 80 क्या 72 से 75 के बीच में चल रहा है। बावजूद उसके अगर पेंट कंपनियां खराब नतीजे देती हैं, तो आप ये मान के चलो कि अगर खुदा न खास्ता $100 के आसपास क्रूड चला जाएगा तो इनका क्या होगा। दूसरे, वॉल्यूम में डीग्रोथ थी। तीसरे, अगर आप देखो तो पहले जहां एशियन पेंट एक अग्रणी कंपनी कही जाती थी अपने पूरे सेक्टर की, आज की डेट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ग्रासिम पेंट में आ रहा है, एस्ट्रल पेंट में आ रहा है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पेंट में आ रहा है। तो ऐसी कई नई कंपनियां पेंट में आ रही है। खबरें निकल के रही कि ड्यूलेक्स भी इंडिया से एग्जिट करने की बातें कर रहा है, जिसके कारण से इन कंपनियों में कोई एक उन्हें ले लेगा। अगर एशियन पेंट ही लिया तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे लेना पड़ेगा, जहां वहां दिक्कत आएगी। तो ऐसी सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक बार रुकना बेहतर होगा। और खास करके इस बात के मद्देनजर कि वैल्यूएशन अभी भी कोई बहुत सस्ते नहीं है, बहुत हाई पीईज पे ट्रेड कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी खराब हो गई है या अचानक से कोई फंडामेंटल चेंज आया। इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो थोड़े नए निवेश के लिए इंतजार करना उचित होगा। इसी वजह से मैंने इसे नहीं लिया। गुड आंसर। इंटरग्लोब एविएशन सीरीज पे लगे डॉक्टर साहब स्टॉक। फ्राइडे का दिन था जब नतीजे आए थे 25 अक्टूबर को। स्टॉक चार्ट रखिए प्लीज। अगले दिन, मतलब मेरे ख्याल से फ्राइडे को आए थे, और फ्राइडे के बाद मंडे को 8% गिरा ये, क्योंकि वो फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। 8% गिरा और उसके बाद से आज तक रिकवर नहीं हुआ, बल्कि वहां से अब दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा। और इनफैक्ट इसका लंबा चार्ट दिखाता मैं तो अपने ईयर हाइज, अपने रिकॉर्ड हाई से कह लीजिए, जो ईयर हाइज भी थे, अब तो ये 22-23% करेक्ट हो चुका है। इबिटार गिरा था, इसके केस में हमारे लिए मार्जिन गिरे। लॉस रिपोर्ट करा 986 करोड़ का, किसी ने नहीं सोचा था। तो दिक्कतें आई। अब स्टॉक पे लेकिन व्यू क्या बनता है इस तरह के प्रेशर के बाद? गौरांग सर, क्या करोगे आप? इंटरग्लोब गिरावट में बाइंग करोगे, नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। और आपने प्रश्न पूछा था कि क्या हमने लक्ष्यांक कम किए हैं, तो इंटरग्लोब एविएशन के हमने लक्ष्यांक कम किए हैं आशीष, नतीजे देखने के बाद। पहले 4,800 के पार के लक्ष्यांक थे, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और नतीजों देखने के बाद हमने लक्ष्यांक में नीचे की तरफ परिवर्तन किया है, 4,675 के लक्ष्यांक किए हैं। हर दूसरे हफ्ते आशीष आपको खबर सुनने मिलती है या पढ़ने मिलती है कि इंटरग्लोब एविएशन ने और एक नई उड़ान भरी है और कनेक्टिविटी को लेकर के परिस्थिति सुधरेगी। हमारे देश में बहुत सारे नए हवाई अड्डे खुल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके पास हवाई जहाज की फ्लीट है जो इन सबको केटर कर सकती है। और उसके साथ साथ एक दिक्कत ये है कि जो हवाई जहाज जमीन स्तर पर खड़े हैं, जहां पर प्लेट एंड वेटनी इंजन के दिक्कत आई है, वो शायद आने वाले भविष्य में पुर्जे मिल जाते हैं तो वो भी उड़ान भरना शुरू कर देगी। तो गिरावट है, खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। नेस्ले इंडिया, राजेश सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। 17 अक्टूबर की दोपहर को नतीजे आए। जिस दिन नतीजे आए उस दिन 3.5% गिरा, अगले दिन 8.5% गिरा। और यहां पे भी वॉल्यूम, जैसे एशियन पेंट्स के वॉल्यूम गिरे थे, नेस्ले इंडिया की भी वॉल्यूम डिक्लाइन था 1.5% का। और ये कह रहे हैं कि की ब्रांड्स में हमें सॉफ्टर कंज्यूमर डिमांड दिख रही है। नतीजे वगैरह स्क्रीन पर आ जाएंगे। इससे भी वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था। राय सर, आप मैगी खाना बंद कर, मैं तो खाता हूं, पता नहीं वॉल्यूम ऐसे कैसे आए। जो भी है, नतीजे के स्टॉक पे व्यू क्या बन रहा है आप लोग का?
देखिए हमारा बुलिश व्यू है, शानदार कंपनी है, बड़े अच्छे ब्रांड है, डिमांड थोड़ी म्यूटेड थी, अपनी जगह सही है। लेकिन कुछ एक चीज़ें में जैसे बिवरेजेस बच्चों के फूड वगैरह में अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ आई है। किटकैट में सिंगल डिजिट ग्रोथ आई है। मैनेजमेंट ने यह दर्शाया आगे आने वाले दिनों में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ जाएगी। और जिस तरह के ब्रांड है और कंपनी की पहुँच है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कट की इसमें ज़रूरत है। एक क्वार्टर खराब आया है, बट लंबी अवधि के लिए अच्छे रिटर्न दे सकता है। भाई साहब, सिर्फ एक एशियन पेंट्स फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड है। कंपनी अच्छी है, परिस्थिति बदल गई इसीलिए अवॉइड है, बाकी सब में इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं। दो और इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज और पूना वाला फिनकॉर्प, ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश Q2 के एक्सीडेंट्स धड़ाम। अगला है पूना वाला फिनकॉर्प। लेकर आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब उसका चार्ट। 25 अक्टूबर, ये बाजार बंद होने से पहले दोपहर 3 बजे के आसपास नतीजे आए। 20% का लोअर सर्किट लगा, फाइनली 17% के दबाव के साथ उस दिन क्लोज हुआ। पर उसके बाद वी शेप रिकवरी स्टॉक ने दिखाई। हुआ क्या, 471 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट करा। वन टाइम ओपेक्स था 71 करोड़ का और वन टाइम प्रोविजनिंग 666 करोड़ की। एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई। अब ये जो प्रोविजनिंग थी, ये कहना था इनका कि हमारे एसटीपीएल यानी कि शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन पोर्टफोलियो, उसमें हमें प्रोवाइड फॉर करा, क्योंकि हम चाहते हैं बेटर रिस्क मैनेजमेंट और अपनी बैलेंस शीट के लिए साफ बैलेंस शीट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आए हुए हैं भाई अरविंद कपिल साहब सीईओ के तौर पे, जो कि रिटेल स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं एचडीएफसी बैंक में अनसिक्योर्ड लोन्स का वो जो ग्रुप हेड थे मॉर्गेज बिजनेस के। अब वो कामकाज संभालने आए, उन्होंने बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्ट करा, प्रोवाइड फॉर करा, तो शायद उनके आने के बाद बाजार का भरोसा बढ़ा हो। जो भी रीजन हो, बाउंस बैक तगड़ा था, पर वो कुछ दिन लॉस का नंबर और प्रोविजनिंग बाजार को डरा गई थी। राजेश सर, पूना वाला फिनकॉर्प, क्या व्यू बनता है आप लोग का भाई, और नए सीईओ के अंदर भरोसा बढ़ रहा है आपका भी क्या? देखिए हमारी इसमें खरीदारी की सलाह रही है बहुत दिनों से, और मुझे हाँ। ठीक तरीके से अगर याद आता हो तो 150 रुपए लगभग भाव से आज भी हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। नए सीईओ आने से तो और तड़का लग गया है। और ये जो नंबर आपने जैसे बताए खराब आए, 666 करोड़ के वन टाइम प्रोविजन थे उस कारण से आए। अब पॉजिटिव ये है कि कंपनी ने बयान दिया है कि 4 करोड़ की जगह 10 करेंगे। और वैल्यूएशन अगर आप देखो तो FY26 की एडजस्टेड बुक वैल्यू आती है 138 रुपया, और मिनिमम 3 टाइम्स भी दूं तो 416 420 के लक्ष्य आते हैं, जो मौजूदा स्तर से 20-22% के रिटर्न है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए साल भर के होराइजन के साथ। आरती इंडस्ट्रीज आज का लास्ट स्टॉक, 8 नवंबर को पोस्ट मार्केट नंबर्स आए। चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। नंबर से पहले ये स्टॉक 8% गिरा था। हो सकता है स्ट्रीट में विस्पर नंबर्स हों या स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा हो कमजोर नंबर्स। नंबर से पहले 8% और नंबर आने के बाद 7% अगले दिन। 2 दिन में 14.5-15% का तगड़ा कट। नंबर्स खराब थे, कोई शक नहीं। आरती इंडस्ट्रीज, गौरांग सर, ये ऐसे ही क्या कहते हैं ना, वो बहुत वोलेटाइल अर्निंग्स, हर क्वार्टर कुछ ना कुछ तस्वीर बदल जाती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्टॉक के साथ? तो ये हादसा या दुर्घटना थोड़ी चिंताजनक थी, आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। और स्पेशलिटी केमिकल्स की ये कंपनी है, और जिस प्रकार से हम काफी समय से सुन रहे हैं, यूरोप +1, चाइना +1, भारत में स्थापित स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नक्शे कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ से उभरने के लिए थोड़ा और समय ज्यादा लग सकता है आशीष, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। लेकिन जो करेक्शन आया है और जिस प्रकार से हमारा अनुमान है आने वाले समय में परिवर्तन होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, जिस प्रकार से नक्शे कदम बढ़ेंगे, तो खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी थोड़े बहुत एग्रेसिव टारगेट्स हमने रखे हैं, करीबन 700 के आसपास के। थोड़ा वक्त लग सकता है, पेशेंस टेस्ट कर सकता है, लेकिन जिस भाव पे खड़ा है अट्रैक्टिव है। अच्छे खासे अपसाइड्स यहां से तो एटलीस्ट नजर आते हैं। इस नोट पर गौरांग सर, राजेश सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आप सबका इस पेशकश को देखने के लिए नमस्कार।